हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट को पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण और प्रदूषक को पढ़ेंगे। ये आपको सिलेबस में दिया गया टॉपिक है इन्वायरमेंट के अंदर, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था वन दरोगा में, और इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक आपको जनरली पता भी होना चाहिए क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज भी होता है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। तो आज की जो वीडियो है उसको आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको एक बार उसे डाउनलोड करके एक बार अपने आप से भी इसको पढ़ लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा। आपको ज्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी आपने बचपन से पढ़ा है, आपने बहुत सारे निबंध लिखे होंगे इस पे बचपन से, तो ये सब पता है आपको। तो इसमें सिर्फ मैं वही चीज बताऊंगा आपको जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर इसमें मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। तो एक बार आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करके एक बार खुद से भी पढ़ लेना है, ताकि कोई चीज आपसे मिस ना हो। और ये पीडीएफ इंग्लिश में है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वीडियो को देखने में। अगर वो सच में समझना चाहते हैं इस टॉपिक को, तो चाहे उनका मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका लैंग्वेज कुछ भी हो, आपको समझ में आएगा अगर आप समझना चाहते हैं। और किसी की जिद होती है कि सिर्फ हिंदी में होना चाहिए लिखा हुआ, या किसी की होती है इंग्लिश में होना चाहिए, तो अगर आपकी भी जिद ऐसी है तो इस वीडियो को आप यहीं पे बंद कर सकते हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बच गया है कि इसको अब हिंदी में भी कन्वर्ट करूं, इंग्लिश में भी कन्वर्ट करूं, इतना टाइम नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको एक भी टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपको मीडियम कुछ भी हो, ठीक है। तो फालतू का कोई जिद नहीं करेगा कि हिंदी में इंग्लिश में, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अब जो इसमें थ्योरी है, जैसे मैंने आप बताया कि थ्योरी मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें जितने फैक्ट है वो ज्यादा उस पर मैं फोकस करूंगा। पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट क्या होता है, प्रदूषण और प्रदूषक क्या होता है, ये सब आपको पता है, बचपन से आप पढ़ते हुए आए हो। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, तो एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन और रेडिएशन पॉल्यूशन। इसमें मैं आपको एयर, नॉइज, वाटर, थर्मल और सॉइल नहीं करवाऊंगा, रेडिएशन करवाऊंगा। ये चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये रेडिएशन पॉल्यूशन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। रेडिएशन पॉल्यूशन तो जरूर आपको पढ़ के जाना है। और एयर पॉल्यूशन से पिछली बार क्वेश्चन आया था, और मॉक टेस्ट आप जो दे रहे हो, मॉक टेस्ट में मैंने यहाँ से क्वेश्चन डाले हैं, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन से और वाटर पॉल्यूशन से भी डाला है, तो उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण आपको पता है क्या होता है। हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि वायु को जो प्रदूषित करता है, जिसको हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं, एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं, यानी कि वायु प्रदूषक बोलते हैं, जो वायु को प्रदूषित करता है, वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं? एक होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एसपीएम बोलते हैं। अब देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले वो बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, तो आपको हिंदी में याद नहीं करना है, इंग्लिश में करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे ही बनता है, एसपीएम ही रहेगा, इंग्लिश में ही रहेगा। तो अगर आपको इंग्लिश में पता है कि इसको एसपीएम को सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, तो आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जो एयर पॉल्यूटेंट होता है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है एसपीएम यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और दूसरा होता है गैसियस पॉल्यूटेंट, गैस वाले, जैसे कि CO2 और नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी कि एसपीएम, ये क्या होता है? छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इनके वजह से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। और इनका सोर्स क्या होता है? तो स्मोक फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल व्हीकल, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है, घरों से निकलने वाला धुआं, जो इंडस्ट्री कारखानों, यहाँ से जो धुआं निकलता है, इसके अंदर ये एसपीएम के डस्ट पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और इनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, जो सूक्ष्म कण होते हैं, उनको एक बार अच्छे से मैं बता देता हूं आपको होता क्या है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार, क्योंकि पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट या फिर सूक्ष्म प्रदूषक हम उनको बोलेंगे जो एयर में मौजूद होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जिनका व्यास या फिर डायमीटर हम बोले 0.001 से लेके 500 माइक्रोमीटर तक होता है। ये आपको याद कर लेना है कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट हो गया, उसका साइज किस रेंज के बीच होता है? तो 0.001 माइक्रोमीटर से लेके 500 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। अब जो 10 माइक्रोमीटर तक के होते हैं, 10 माइक्रोमीटर तक के जो भी पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं PM10। PM10 से डिनोट करते हैं। ये एक पॉल्यूटेंट है, तो इसको हम PM10 से डिनोट करते हैं। PM10 क्या हो गया? वे सूक्ष्म कण जिनका डायमीटर, जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर से कम होता है या फिर 10 माइक्रोमीटर तक होता है, उनको हम PM10 बोलते हैं।
पार्टिकल्स लेस देन 10 माइक्रोमीटर फ्लोट एंड मूव फ्रीली विद द एयर करंट। तो जो ये 10 माइक्रोमीटर तक के जो PM10 हम जिसको बोल रहे हैं, ये हवा के साथ आराम से बह जाते हैं, इसलिए दूर दूर तक पॉल्यूशन फैलाते हैं। और इससे जो बड़े होते हैं, यानी 10 माइक्रोमीटर से जो बड़े साइज के होते हैं, वो एयर में फ्लो नहीं कर पाते, वो भारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं, यानी वो जमीन पर सेटल हो जाते हैं वो, ठीक है। ये एयर में फ्लो नहीं कर पाते। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस रेंज तक के पार्टिकुलेट मैटर फ्लो करते हैं एयर में, तो आपको आंसर देना है 10 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं एयर में, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गया। और 10 माइक्रोमीटर से ऊपर के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सेटल हो जाते हैं जमीन पे, वो फ्लो नहीं कर पाते, ओके। तीसरी चीज आपको याद रखना है कि जो 0.02 माइक्रोमीटर, इससे जो नीचे के जो पार्टिकल्स होंगे, इससे 0.02 माइक्रोमीटर से नीचे के जो पार्टिकल्स होंगे, वो एरोसॉल को फॉर्म करेंगे। एरोसॉल आपको बताया हुआ है मैंने अच्छे से, एरोसॉल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो तीन चीज आपको यहाँ पे पता चल गई, तीनों चीज आपको याद कर लेना है, ठीक। जो एसपीएम होता है यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इनका मुख्य स्रोत क्या है, तो जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, पावर प्लांट हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गया, ऑयल रिफाइनरी, रेलवे, मार्केट प्लेस, इंडस्ट्री, यहां से जो धुआं निकलता है इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट आपको समझ में आ गया, इनका साइज आपको पता होना चाहिए, साइज से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट है लेड। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेड। देखिए टेट्रा इथाइल लेड, TEL बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, इसका हम यूज करते थे पहले जो पेट्रोल होता था उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी जो ईंधन है उसमें ऑक्टेन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होगा उसका इंजन का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा होगा, इंजन को उतना कम नुकसान पहुंचाएगा। तो पहले क्या करते थे, पेट्रोल के साथ टेट्रा इथाइल लेड को मिला दिया जाता था। ये क्या करता था, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम करता था इंजन में, यानी इंजन में नॉकिंग नहीं होने देता था। जो इंजन होता है गाड़ियों का उसमें नॉकिंग नहीं होने देता था, लेकिन इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता था, ठीक है। तो करेंटली अब हम इसका यूज नहीं करते, पेट्रोल के साथ नहीं मिलाते। जिस भी पेट्रोल में ये पाया जाता है उसको बंद कर दिया जाता है, उसको बैन कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहले हम इसका यूज करते थे, अब नहीं करते हैं, ठीक। टेट्रा एथाइल लेड ये किस काम आता था, तो एंटी नॉकिंग एजेंट होता था। ये किस में यूज करते थे हम, पेट्रोल में, पेट्रोल में मिक्स करते थे एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, ओके। इतना याद रखना है आपको। अब इसके द्वारा पॉल्यूशन कैसे होता था, तो हमने पेट्रोल में मिला दिया, अब ये जो एग्जॉस्ट के थ्रू निकलता था, गाड़ियों को एग्जॉस्ट के थ्रू धुआं निकलता था, उसको अगर कोई ह्यूमन इनहेल कर लेता था, उसको ग्रहण कर लेता था उस धुएं को, तो उससे किडनी का डैमेज हो जाता था, लीवर का डैमेज हो जाता था, और फेफड़ों का डैमेज तो हो ही जाता था, और साथ में रेड ब्लड सेल RBC को भी डैमेज पहुंचाता था। और यदि लेड को फूड और पानी के साथ, जल और पानी के साथ अगर मिला दिया जाए, उसको ग्रहण कर लिया जाए, तो ये एक प्रकार का जहर होगा, पॉइजन होगा, ठीक है। यानी लेड बहुत ज्यादा हानिकारक सब्सटेंस है। और देखिए इट हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन एज इट लोअर इंटेलिजेंट, मतलब बच्चों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता था, उनकी जो इंटेलिजेंट होती है उसको ये कम कर देता है लेड, ठीक है। तो ये था लेड पॉल्यूटेंट। अब आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट। अभी हमने देखा SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर, इसको देखा हमने, पहला टाइप था ये पॉल्यूटेंट का, प्रदूषक का पहला टाइप ये था। और दूसरा टाइप हमने देखा कि गैसियस पॉल्यूटेंट, जो गैस वाले होते हैं, गैस वाले प्रदूषक जो होते हैं। तो गैस में वेरियस गैस आ जाती है, उसके लिए एक टेबल यहाँ पे दिया गया है, इस टेबल को आपको देख लेना है। जैसे कि कार्बन के कंपाउंड, कार्बन के मुख्य दो जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों प्रदूषण फैलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है, तो जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, जो हम लकड़ी जलाते हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ये इसका सोर्स है। इसका इफेक्ट क्या होता है, तो जो श्वसन संबंधित दिक्कतें होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो होता है क्योंकि CO2 क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। फिर सल्फर के कंपाउंड इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, SO2 आ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाता है, H2S। इसके सोर्स की बात करें तो कहां से मिलता है, पावर प्लांट हो गया, रिफाइनरीज हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जो ज्वालामुखी जो फटता है उससे भी SO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है। और इससे इफेक्ट क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है। पौधों में क्या होता है, क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस में क्या होता है, क्लोरोफिल कम हो जाता है, क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है, जिससे कि प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाते और एंड में क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो इससे प्लांट पे भी असर पड़ता है SO2 से। और हमें पता है SO2 से क्या होता है, एसिड रेन भी होता है, ठीक है, अम्लीय वर्षा भी होती है, ओके। फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड, ये भी प्रदूषण फैलाते हैं। इसमें क्या हो गया, NO हो गया और NO2 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया।
कहाँ से होता है, तो ये भी व्हीकल के जो एग्जॉस्ट होते हैं वहां से निकलते हैं। एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, जो एटमॉस्फेयर में जो रिएक्शन होता है, जैसे लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो उससे भी NO2 फॉर्म होता है। ओके, तो एटमॉस्फेरिक रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका सोर्स है, मुख्य सोर्स, ये पता नहीं होता ज्यादातर लोगों को। अब इससे हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होता है, तो आंखों में दिक्कत होती है। अगर आंखों में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब कि नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड है, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। लो प्रोडक्टिविटी इन प्लांट में दिक्कत कर देता है, उनकी जो उर्वरकता क्षमता है उसको कम कर देता है, उनकी प्रोडक्टिविटी को हार्म पहुंचाता है, जितने फल होने चाहिए थे उतने फल नहीं हो पाते उससे। एसिड रेन, हमको पता है N2O एसिड रेन का एक मुख्य घटक है, तो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा भी ये करता है। ठीक, फिर हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाते हैं, बेंजीन, एथाइलिन, ये सब भी प्रदूषक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से निकलते हैं ये सब। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और कैंसर जैसे प्रॉब्लम को ये कॉज करते हैं। SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये हमने देख लिया अभी। कहाँ से प्राप्त होते हैं, थर्मल पावर प्लांट से, कंस्ट्रक्टिव, यहाँ से, ऑटोमोबाइल से, इन सब जगह से ये रिलीज होता है और ये अनेक प्रकार की बीमारियों को कॉज करता है। फाइबर जैसे कॉटन, ऊन, ये भी एक प्रकार के प्रदूषक होते हैं। अगर इनको हम इनहेल करते रहे तो हमारे लंग में डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, फेफड़ों में दिक्कतें हो जाएगी। ओके, तो ये तो गैसियस पॉल्यूटेंट थे। एयर पॉल्यूशन में हमने देखा दो टाइप का, एक होता है SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और एक हमने देखा गैसियस। गैसियस में मेन क्या था, कार्बन का कंपाउंड था, सल्फर का कंपाउंड और नाइट्रोजन का कंपाउंड, ये तीनों मेन है। इनको आपको याद कर लेना है, कहां से प्राप्त होते हैं और इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये सब आपको पढ़ लेना है खुद से कि कैसे बचेंगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड करोगे हो जाएगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल कैसे करें, तो उसमें एक आता है ESP आपको पता होना चाहिए। ESP ये शायद मैंने किसी एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया हुआ है आपसे। ESP यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में धुआं निकलता है ना, बहुत सारी इंडस्ट्री हो गया, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री या कुछ भी हो गया, वहां से धुआं निकलता है, तो जिस चिमनी से धुआं निकलता है उसमें हम क्या कर देते हैं, चार्ज आयन रख देते हैं। चार्ज आयन को चार्ज करके इसमें डाल दिया जाता है, तो जो आयन चार्ज होते हैं, तो यहां से जो भी धुआं निकलता है उसके साथ रिएक्शन करते हैं ये आयंस, और जो भी प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, उनको ये अपने साथ बॉन्ड बना लेते हैं और इसमें चिपका देते हैं चिमनी में, मतलब वो बाहर नहीं निकलने देते उसको। अब फिर इसको चिमनी को साफ कर लिया जाता है कपड़े से या जिससे भी साफ करना होता है। इस प्रकार से जो पॉल्यूटेंट होता है, प्रदूषक होता है, वो वातावरण में नहीं फैलता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। ठीक, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया कि जो टेट्राइथाइल लेड था, इसको हम पहले यूज करते थे। अर्लियर लेड इन द फॉर्म ऑफ टेट्राइथाइल लेड वाज एडेड इन द पेट्रोल रेज ऑक्टेन नंबर। यही मैंने आपको बताया कि उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए टेट्राइथाइल लेड डालते थे, लेकिन अब इसमें बैन लगा दिया गया है। ठीक है, देखिए, एडिशन ऑफ लेड इन पेट्रोल हैज बीन बैन्ड टू प्रिवेंट इमिशन ऑफ लेड पार्टिकल्स। ओके, पहले किया जाता था, अब नहीं करते हैं इसमें। आगे देखते हैं। ओजोन होल कॉज, ओजोन के बारे में आपको सब कुछ पता ही ऑलरेडी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब आपको कई बार डिस्कस कर दिया, तो इसमें मैं इसको स्किप कर रहा हूं। ग्लोबल वार्मिंग भी आपको मैंने कई बार बता दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जो 6 गैसेस होती है, ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस, उनका नाम आप लिखोगे, 6 के 6 गैसेस का। ठीक, देखता हूं कितनों को याद है। आगे देखते हैं नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। एयर पॉल्यूशन में हमने देखे टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, प्रदूषक के 2 प्रकार थे, SPM और गैस वाले। SPM को हमने अच्छे से देखा और गैस वाले जो भी थे उनको हमने देखा, उनके कंपाउंड्स को देखा, उनसे होने वाली बीमारियों को देखा। ठीक है, NAQI यानी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसकी वेबसाइट है। इस पे आपको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो इस पे आपको जो पॉल्यूटेंट होते हैं, जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है, उसकी लिस्ट मिल जाएगी। और इसी लिस्ट पे पिछली बार वनदरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी जो लिस्ट है, ऑफिशियल लिस्ट, अगर आप यहां से देखोगे, ऑफिशियल लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये देखिए, इसकी ऑफिशियल लिस्ट है। NAQI की ऑफिशियल लिस्ट में देखिए कौन कौन से पॉल्यूटेंट है, पार्टिकुलेटेड पॉल्यूटेंट। इन्होंने 6 AQI कैटेगरी बनाई है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी है, गुड, सैटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। मेन है यहाँ पे, इन्होंने 8 पॉल्यूटेंट को कैटेगराइज किया है जो एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं। 8 ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें PM10 है। PM10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 10, ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम हो, 10 माइक्रोमीटर तक हो, वो। PM2.5 यानी ऐसे पार्टिकल जिनका 2.5 डायमीटर हो। ठीक, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और लेड, PV। ठीक है, ये 8 हैं, 8 के 8 आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया है, मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन।
ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड द पॉल्यूशन कंसिडर बाय द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है। 8 इन्होंने बताया कौन कौन सा है, PM10 है, PM2.5 है, NO2 है, SO2 है, CO है, CO2 नहीं है, CO है, O3 है, NH3 है और लेड है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, जिसमें CO2 नहीं होना चाहिए, CO होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए था। ओके, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था पॉल्यूटेंट पे। तो आपको जो ये 8 जो यहाँ पे पॉल्यूटेंट दिया गया है NAQI ने, इसको आपको रट लेना है 8 के 8। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो 6 इन्होंने जो कैटेगरीज बनाई है एयर पोल्यूशन की, वो कौन कौन सी। तो 6 कैटेगरी है, देखिए ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। एक है गुड, फिर सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर और सीवर। बहुत ज्यादा गंभीर में इंसान की मृत्यु तक हो जाती है, बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। और ये अभी दिल्ली में हुआ भी था, जब 600 AQI चला गया था दिल्ली का, तो सीवियर, वेरी पुअर से सीवियर के बीच में चला गया था। और जैसे आपको पता है जो विकसित देश है जैसे कि स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, अगर वहां पे AQI 30 से भी ऊपर चला जाता है ना, तो वो उसको वो यहाँ डाल देते हैं, वेरी प्योर और गंभीर में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये 6 कैटेगरी है, NAQI ने इसको कैटेगराइज किया है। ये हमारे 8 जो पॉल्यूटेंट है, जिसमें PM10, PM2.5, NO2, O3, CO, SO2, NH3 और लेड है। ठीक है, इसको याद कर लेना है आपको। अब हम देखते हैं नॉइस पॉल्यूशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन को मेजर कैसे करते हैं, तो डेसिबल में करते हैं, DB में करते हैं, DB इसकी यूनिट होती है। अब कितना डीबी साउंड होगा तो उसको हम नॉइस पोल्यूशन बोलेंगे कि नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। तो इसके लिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लिमिट सेट किया हुआ है कि जो नॉइज लेवल अगर 45 है दिन में, 45 से अगर ज्यादा क्रॉस कर गया तो उसको हम बोलेंगे नॉइस पोल्यूशन हो रहा है वहां पे। और अगर रात में 35 को क्रॉस कर गया, 35 डेसिबल को क्रॉस कर गया किसी शहर में, तो उसको हम बोलेंगे कि नॉइस पोल्यूशन हो रहा है वहां। ये डेटा ऑफिशियल है, WHO के द्वारा ये लिमिट सेट की गई है। ठीक है, 45 दिन में और 35 रात में। अगर 80 डेसिबल से भी ज्यादा, 80 डेसिबल से भी ज्यादा अगर साउंड है तो वो हैजार्डियस होती है, यानी वो खतरनाक हो सकती है मानव के लिए। ठीक है, अभी हम कुछ नॉइज इंटेंसिटी देख लेते हैं। देखिए, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मॉक टेस्ट में भी आपको मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। जब आराम से बात किया जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे बात किया जाता है, तो उस टाइम कितनी डेसिबल प्रोड्यूस हो रही होती है, तो 20 से 30 डेसिबल उस टाइम प्रोड्यूस हो रहा होता है। लाउड कन्वर्सेशन जब होता है, जब चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं, तेज तेज बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम 60 डेसिबल तक चला जाता है। जो एयरक्राफ्ट उड़ के जाता है वो कितना नॉइस क्रिएट करता है, तो 90 से 120 डेसिबल तक का करता है। म्यूजिक कितना करता है, जैसे डीजे वगैरह हो गया, एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, जो पार्टीज में डीजे बजते हैं वो कितना डेसिबल नॉइस क्रिएट करते हैं, तो 120 डेसिबल तक का ये नॉइस क्रिएट करते हैं। मोटरसाइकिल जो हो गया 105 डेसिबल। ठीक है, ऐसे ही आपको ये बाकी दिया गया है, इनको याद कर लेना है। ठीक, मैं टिक लगा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ये डीजे वाला पूछा गया क्वेश्चन में, मोटरसाइकिल वाला, रेडियो का, ट्रैफिक का तो पूछा ही जाता है, ट्रैफिक नॉइस ये कितना होता है 60 से 90 डेसिबल। फिर आपको स्पेस, जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होते हैं वो सबसे ज्यादा नॉइज यही प्रोड्यूस करते हैं, 140 से 180 डेसिबल के बीच में। फिर जेट इंजन जो होते हैं, जो फाइटर जेट होते हैं, वो 140 डेसिबल तक का नॉइज क्रिएट करते हैं। ठीक, ये टेबल आपको याद कर लेना है। अब आगे देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन आपको पता है कि अगर हम जल में कुछ प्रदूषक मिला देते हैं तो उससे जल प्रदूषित हो जाता है, उसी को हम वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये 2 टाइप से हो सकता है, जैसे कोई नदी है, यहाँ पे ये नदी बह रही है, साफ नदी है, अब इसमें कोई नाला या फिर कुछ सीवर लाइन या फिर कुछ भी गंदी चीज, इंडस्ट्री से कोई भी पानी आ रहा है, उसको इसमें डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये नदी भी पॉल्यूटेड नदी हो जाएगी। तो जब भी कोई एक सोर्स से, सिंगल सोर्स से हम किसी नदी या फिर किसी सोर्स को पॉल्यूटेट करते हैं, उसको प्रदूषित करते हैं, तो उसको बोला जाता है पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। ठीक है, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन समझ में आ गया। व्हेन पॉल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन सच एज ड्रेन पाइप के थ्रू, इंडस्ट्रियल वेट्स के थ्रू, और या फिर सीवेज जो पाइप होते हैं उसके थ्रू हम अगर डायरेक्ट हम रिवर में या फिर किसी सोर्स को पॉल्यूटेट करें तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। और यहीं पे अगर हम अलग अलग सोर्स, जैसे कि ये तो सीवेज लाइन आ गई, यहाँ पे किसी फैक्ट्री से कोई गंदा पानी आ रहा है, यहाँ पे कोई खेती कर रहा है, खेती से गंदा यहाँ पे केमिकल्स यहाँ पे डाल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन साइड है, यहाँ काम धाम चल रहा है और यहाँ से जो गंदा पानी यहाँ पे जा रहा है। अगर बहुत सारे सोर्सेज से इसमें पानी आ रहा है और इस पानी को गंदा कर रहा है तो उसको बोला जाता है
नॉन पॉइंट सोर्स, उसको बोला जाता है नॉन पॉइंट सोर्स, यानी कि उसका कोई पॉइंट नहीं है कि कहां से पॉल्यूशन आ रहा है, बहुत सारी जगह से पॉल्यूशन उसमें आ रहा है। ठीक है, ये दो टाइप होते हैं वाटर पॉल्यूशन के। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पॉल्यूशन ड्यू टू पेस्टिसाइड एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। अगर हम पेस्टिसाइड या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल्स को हम पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पेस्टिसाइड जैसे कि डीडीटी अगर हम मिलाते हैं उसमें तो इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं उसमें। पूरा जो इकोसिस्टम है, इस पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकता है, पूरा जो फूड चेन है उसको बिगाड़ सकता है ये। ठीक है, तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है अगर हम डीडीटी मिला दें किसी वाटर बॉडी में, तो वो पूरे वाटर बॉडी को ही पॉल्यूट कर देगा। ठीक है, फिर मेटल जैसे कि लेड हो गया, जिंक, लेड का तो अभी हमने देखा कि लेड को अगर मिलाएंगे तो जहर बन जाता है। इसी प्रकार जिंक हो गया, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक से तो कई प्रकार की बीमारियां होती है। आर्सेनिक हो गया, कॉपर, मरकरी, मरकरी से मीना माता डिजीज, ये मैंने आपको करवाया हुआ 2-3 बार, मीना माता डिजीज होता है। कैडमियम, कैडमियम अगर पानी में मिल जाए तो ये भी जहर बना देता है। ठीक है, तो ये सब जो मेटल्स हो गए, लेड, जिंक, आर्सेनिक, कॉपर, मर्क्यूरी, कैडमियम, एक तो इनको याद कर लेना है आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा हार्मफुल नहीं है अगर वो पानी में मिला दिया जाए। ठीक है, तो ये सारे जितने भी मेटल है आपको पता होने चाहिए। आर्सेनिक ग्राउंड वाटर तक को गंदा कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है आर्सेनिक पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, वेस्टर्न यूपी। इन सब जगहों में क्या है, जो ग्राउंड वाटर है उसमें आर्सेनिक पाया जाता है। अब जब इनका कंजप्शन करते हैं, इस पानी को पीते हैं बिना फिल्टर के, तो क्या होता है, बॉडी के अनेक पार्टों पे इसका इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि नाखून हो गया, बाल हो गया, स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाता है, और लास्ट में जाके ये स्किन कैंसर का भी कारण बनता है, स्किन कैंसर भी हो जाता है आर्सेनिक से। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे जो राज्य हैं वहां पे अभी भी पानी बहुत गंदा आता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सब हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर हम मर्क्यूरी को पानी में मिला देते हैं तो मीना माता डिजीज हो जाता है। ठीक है, जापान में हुआ था सबसे पहले, ये मीना माता एक शहर है वहां पे हुआ था। ठीक ठीक है, मीना माता डिजीज होता है ह्यूमन में, और यही डिजीज अगर मर्क्यूरी पानी में मिल गया और मछलियों ने उसका सेवन कर लिया तो मछलियों में हो जाता है ड्रॉपसी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि मीना माता डिजीज ह्यूमन में होता है मरकरी के सेवन से, मछलियों में कौन सा डिजीज होता है इसी के सेवन से, तो ड्रॉपसी होता है। ठीक है, ड्रॉपसी नामक डिजीज होता है मछलियों में। और लेड, लेड अभी हमने देखा, लेड से क्या कॉज होगा, डिस्प्लेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया नामक बीमारी कॉज हो जाती है अगर लेड पानी में मिल गया और उसका सेवन कर लिया। ठीक, कैडमियम जहर बन जाता है अगर पानी में मिला दिया। और कौन सा बीमारी कॉज करता है, इटाई, इटाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इटाई, 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 इटाई कॉज करता है। कौन कॉज करता है, कैडमियम, याद रखना है। ठीक है, मरकरी मीना माता डिजीज कॉज करता है, और कैडमियम क्या करता है, इटाई, इटाई डिजीज कॉज करता है। ठीक, ड्रॉपसी किस में होता है, फिश में होता है, मछलियों में होता है। किससे होता है, तो मरकरी के सेवन से होता है। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, आपसे पूछा जाए कि वाटर पॉल्यूशन है, किस टाइप का वाटर पॉल्यूशन को साफ करने में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है, मतलब कौन सा वाटर पॉल्यूशन ऐसा है, जैसे कोई नदी है वो पॉल्यूटेड हो गई तो उसको आप साफ कर लोगे। सबसे जो खतरनाक वाटर पॉल्यूशन होता है वो होता है जब समुद्र में कोई तेल का टैंक गिर जाता है। कोई समुद्र में जब तेल का टैंक गिर जाता है तो समुद्र का जितना एरिया होता है, उस रेडियस में जितने भी जीव जंतु, जितना भी इकोसिस्टम होता है, वो सबको खत्म कर देता है। और जो ये तेल है, ये तेल इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, इतना मतलब ये फैलता रहता है तेल, एक तो ये स्प्रेड करता रहता है। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय होता है कि जो तेल बचा उसमें आग लगा दो। तो आप देखते होंगे जब भी ये कोई भी शिप अगर पलट गया, तेल वाला शिप पलट गया, तो उस टाइम सबसे मेजर कंसर्निंग चीज यही होती है कि यार पॉल्यूशन हो जाएगा, उसमें समुद्र में पॉल्यूशन हो जाएगा। शिप को बचाते हैं कैसे भी, और उसके बाद जो भी वो एरिया है उसमें आग लगा दिया जाता है कि ये तेल आगे ना फैले और डैमेज को कम करें। ठीक है, तो सबसे चैलेंजिंग ये होता है कि समुद्र में अगर कोई भी ऑयल फैल गया उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये था वाटर पॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं, थर्मल पॉल्यूशन आपको खुद से पढ़ना है, ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए। अब यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन आपको कई बार बता दिया है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन 2 वर्ड से मिलकर बना है, यू और ट्रॉफी। ठीक है, यू का मतलब होता है हेल्दी, हेल्दी मतलब कि स्वस्थ या फिर अच्छा, और ट्रॉफी मतलब होता है न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन मिलना। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन आपको लग रहा हो कि ये नाम से तो इसका नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये है बहुत खराब चीज, देखा जाए इकोसिस्टम के लिए बहुत खराब चीज है यूट्रोफिकेशन। देखिए क्या होता है कि ये वाटर बॉडी है, कोई तालाब है मान के चलिए, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, इधर खेत है, इधर घर है, लोगों के घर से जो भी वेस्ट आया इसमें डाल दिया, फैक्ट्री से जो वेस्ट आया इसमें डाल दिया, खेत से जो वेस्ट आया इसमें डाल दिया।
अब जो ये वेस्ट आ रहा है ना, इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। न्यूट्रिशन यानी एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी मात्रा कुछ ज्यादा होती है और ये किसी प्लांट की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है एनपीके। अब इस तालाब में क्या होता है, इतना सारा न्यूट्रिशन डाल दिया इसमें, तो होगा क्या, प्लांट्स तो है नहीं इसमें अब, है ना। एनपीके किसको चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, पौधों को चाहिए, पौधे है नहीं इसमें, तो है क्या इसमें, एल्गी है, शैवाल है। तो इस शैवाल जो होते हैं, वो शैवाल ये न्यूट्रिशन पाके खुश हो जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो वृद्धि करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा वृद्धि करने लग जाते हैं, और इतना ज्यादा वृद्धि कर लेते हैं पूरे तालाब में फैल जाते हैं, पूरे तालाब को ढक लेते हैं, हरा हरा हो जाता है पूरा तालाब, ठीक है, ग्रीन ग्रीन हो जाता है। अब ये ग्रीन ग्रीन हो जाएगा तो क्या होगा, जितना भी ऑक्सीजन है ये सब अपने आप खाते रहेंगे, ऊपर से जो भी सनलाइट आ रही है वो नीचे नहीं पहुंच पाएगा। सतह पर क्या होंगे, छोटे मोटे पौधे होंगे जो सनलाइट में अपना खाना बनाते हैं, तो उनको सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये पौधे सारे मर जाएंगे, और ऑक्सीजन सारा ये खुद ग्रहण कर लेंगे, श्वसन के लिए इनको भी चाहिए। तो जो भी इसके अंदर जीव जंतु होंगे वो एट द एंड सब मर जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है यूट्रोफिकेशन। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब हमने ये सब वेस्ट डाला इसमें, तो जो न्यूट्रिशन है इसमें, इसका इनरिचमेंट हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। इससे क्या हो गया, एल्गी बढ़ने लग गया, एल्गी का ग्रोथ होने लग गया। वाटर हायासिंथ, ये इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है पिछली बार, वाटर हायासिंथ की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसको क्या बोला गया है, बंगाल का शोक भी बोला गया है वाटर हायासिंथ को, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार वनदरोगा में कि बंगाल का शोक किसको बोलते हैं, तो वाटर हायासिंथ को बोलते हैं, ठीक। अब इनकी वृद्धि बढ़ने लग जाएगी, संख्या बढ़ने लग जाएगी, तो इस वाले रीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसको बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल डिमांड फॉर ऑक्सीजन। ये याद रखना, पूछा गया है फुल फॉर्म, बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल डिमांड फॉर ऑक्सीजन या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। ये बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे ये प्लांटों की संख्या बढ़ गई तो ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, और जितना भी ऑक्सीजन होता है खुद ग्रहण करने लगते हैं, जिससे कि जो इसके अंदर जितने भी जीव होते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो ये बढ़ जाते हैं, पूरा ये तालाब को कवर कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है, एल्गल ब्लूम बोलते हैं इसको। इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पूरे तालाब को कवर कर लेते हैं, पूरे तालाब को हरा हरा कर देते हैं, ग्रीन ग्रीन कर देते हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है एल्गल ब्लूम। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, यूट्रिफिकेशन बोला जाता है। समझ में आ गया यूट्रिफिकेशन क्या होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सॉइल पोल्यूशन भी आपको खुद से कवर कर लेना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में आपको एक बार पढ़ लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सॉइल पोल्यूशन से उतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अब आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेडिएशन पॉल्यूशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेडिएशन पॉल्यूशन, ये आपको जनरली पता भी होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रेडिएशन पॉल्यूशन क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है उनके थ्रू जो रेडिएशन निकलता है उसी को बोलते हैं रेडिएशन पॉल्यूशन, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अभी तक का सबसे देखा जाए कि सबसे खतरनाक रेडियो पॉल्यूशन कब हुआ था, तो 1986 में, जब यूएसएसआर था, यूएसएसआर रसिया मतलब बहुत बड़ा एक रीजन था, यूक्रेन भी इसी का पार्ट था, यूएसएसआर। 1986 में यूएसएसआर का रीजन यूक्रेन, उस टाइम यूक्रेन रसिया इसका ही पार्ट था यूएसएसआर का। तो यूक्रेन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसमें विस्फोट हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, आप यूट्यूब पे देखना, कभी टाइम मिले आप उसको देखना, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिजास्टर हो जाता है, उसके वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ये जो अभी शहर है जहां पे ये हुआ था, अभी भी यहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि अभी भी यहाँ पे रेडिएशन इतना ज्यादा है कि कोई रह नहीं सकता है। और इस घटना को चेरनोबिल बोला जाता है, क्योंकि ये यूक्रेन का एक जगह था चेरनोबिल, ठीक है, चेरनोबिल, चेरनोबिल, चेरनोबिल नहीं है, चेरनोबिल, चेरनोबिल शहर में हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं चेरनोबिल डिजास्टर ऑफ 1986, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इसमें डैमेज हो जाता है और लाखों लोगों को क्षति पहुंचती है, लाखों लोगों की मृत्यु होती है इसमें। अब जो भी वहां पे विलेज है उसको घोस्ट विलेज बोला जाता है, क्योंकि वहां पे कोई रहता नहीं है, अभी ऐसे पड़े हुए हैं सारे, क्योंकि अभी भी वहां पे रेडिएशन है। तो देखते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन किसके थ्रू होता है, रेडिएशन के थ्रू होता है। रेडिएशन क्या होता है, जो एनर्जी निकलती है, रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस, ठीक है। जो विकिरण है, रेडिएशन को हिंदी में बोलते हैं विकिरण। विकिरण क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि स्पेस के थ्रू ट्रेवल करती है, खाली स्पेस में लिया उसको, उसके थ्रू वो ट्रेवल करेगी। अब रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन दो टाइप के होते हैं, ठीक। कौन कौन सा रेडिएशन होता है, एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के कंपैरिजन में। तो देखते हैं दोनों को। सबसे पहले देखते हैं नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। नॉन आयोनाइजेशन जो रेडिएशन होता है, वो जो लार्ज वेवलेंथ वाले जो किरण होते हैं उसमें वो उनका विकिरण होता है। लार्ज वेवलेंथ किनका होता है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए, RMI
VUXG, यानी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल रे, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, ये होता है इनका क्रम। अगर हम देखें वेवलेंथ के हिसाब से तो वेवलेंथ ऐसे है, और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इस प्रकार से बढ़ती है, यानी गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, इसमें जो लार्ज वेवलेंथ वाले होते हैं, जो जिनका वेवलेंथ लॉन्गर है, लॉन्गर वेवलेंथ कौन हो गए, ये वाले, ये तीन हो गए, जो ये तो बीच में आ गया विजुअल वाला, ठीक है, दृश्य प्रकाश, जो RMI है, रेडियो, माइक्रो और इंफ्रारेड, इनके थ्रू जो एनर्जी मूव करती है उसको बोलते हैं नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले होते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ बोले या फिर ये बोल सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वो फैलाते हैं। अब आपको पता है कोई भी डैमेज जो पहुंचता है वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू पहुंचता है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो उतना ज्यादा डैमेज पहुंचाएगा। इसीलिए जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है ये सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं ह्यूमन को। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। और अभी हमने देखा जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है वो लार्ज जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है या फिर शॉर्ट वेवलेंथ जिनकी होती है, वो जो रेडिएशन फैलाते हैं उनके थ्रू होता है। देखिए ये लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा एंड बीटा प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव डीके एंड न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर फिजन आर हाईली डैमेजिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीवित जीव जंतु होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा डेंजर होता है ये। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी व्हेन गामा रेज पासिस थ्रू अ सेल। जब एक गामा रे किसी सेल के थ्रू पास करेगी तो क्या होगा, जो वो जो सेल है उसका जो डीएनए है, डीएनए के साथ रिएक्ट करेगा और डीएनए को तोड़ देगा वो, ठीक है, डीएनए को तोड़ देगा। डीएनए को तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि जो उसके जीन्स हैं, जीन्स में बदलाव कर दिए। जीन्स में बदलाव करने का मतलब हो गया कि अब आगे की जो भी पीढ़ियां आएंगी उसके भी जीन्स में यही चेंजेस होंगे जो इस जीव के जीन्स में चेंज हुए हैं, ठीक है। तो इस हद तक का डैमेज पहुंचा सकता है ये। आगे देखते हैं रेडिएशन डैमेज। रेडिएशन से जो डैमेज पहुंचता है वो देखते हैं। द बायोलॉजिकल डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम आयनाइजिंग रेडिएशन इज जनरली टर्म एज रेडिएशन डैमेज। जो आयनाइजिंग रेडिएशन के थ्रू जो डैमेज पहुंचता है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन डैमेज, ठीक है। अब ये जो डैमेज है डिपेंड करता है कि रेडिएशन कितना था और कितने टाइम तक कोई पर्सन या फिर कोई जीव उस रेडिएशन में रहा। दो चीज पर डिपेंड करता है कि कितना रेडिएशन था और कितने टाइम तक वो उसमें रहा, इन दो पे डिपेंड करता है, उतना ज्यादा उसको डैमेज पहुंचेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन कैन किल सेल। अगर ज्यादा रेडिएशन है तो सेल को ही वो तबाह कर देगा, डैमेज कर देगा, जिससे क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म तो मरेगा ही, साथ में जो उसके ऑफस्प्रिंग है, जो फ्यूचर की जनरेशन है, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। और क्या होगा, सेल को इस प्रकार से अफेक्ट करेगा कि वो म्यूटेट करेंगे और जिससे क्या होगा, कैंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे रेडिएशन डैमेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। जो रेडिएशन डैमेज हो दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रेडिएशन डैमेज दो टाइप के होते हैं, पहला है सोमैटिक डैमेज और दूसरा है जेनेटिक डैमेज। ठीक, नाम से पता चल रहा है। सोमैटिक डैमेज जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन सिकनेस, इसको दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम क्या है, रेडिएशन सिकनेस भी बोलते हैं। अब देखिए सोमैटिक डैमेज में क्या होता है, उन सेल को डैमेज पहुंचता है जो रिप्रोडक्टिव सेल नहीं होती है, मतलब जो आनुवंशिक सेल नहीं होती है उनको डैमेज पहुंचता है, तो ये होता है सोमैटिक डैमेज। और जेनेटिक में समझ गए होंगे कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, आनुवंशिक जो सेल्स हैं, उनको डैमेज पहुंचाता है, जिससे आगे की जो पीढ़ियां आएगी वो भी, उनके भी सेल्स क्या होंगे, डैमेज होंगे पहले से ही, ठीक है। तो सोमैटिक डैमेज रेफर टू डैमेज टू द सेल आर नॉट एसोसिएट विद रिप्रोडक्शन, ठीक है, याद रखना है आपको। सोमैटिक डैमेज रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जबकि जेनेटिक डैमेज रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। सोमैटिक डैमेज से क्या होता है, इफेक्ट ऑफ सोमैटिक रेडिएशन डैमेज इंक्लूड रेडनिंग ऑफ स्किन, जो त्वचा है वो लाल हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं सारे, अल्सर हो जाता है, फिब्रोसिस हो जाता है, फेफड़ों में फिब्रोसिस की कंडीशन हो जाती है, यानी एल्वोलाई जो है वो सारी डैमेज हो जाती है, होल्स हो जाते हैं टिश्यू में, जो ऊतक है उसमें होल्स हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं सारे डैमेज हो जाते हैं, जो फाइट करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स वो सारे डैमेज हो जाते हैं। आंखों में कैटरैक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है आंखों में, ठीक है। दिस डैमेज कैन ऑल्सो रिजल्ट इन कैंसर एंड डेथ, ठीक है। और सोमैटिक डैमेज क्या, कैंसर भी कॉज करता है और लास्ट में इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए रेडिएशन डैमेज बहुत ज्यादा पेनफुल डेथ देता है। किसी भी अगर पर्सन को हो गया, धीरे धीरे मरता है, पहले उसके बाल जाएंगे, फिर एक एक सेल उसका डैमेज होगा, कैंसर होंगे, फिर उसके धीरे धीरे तब जाके उसकी मृत्यु होती है। फिर देखिए जेनेटिक डैमेज। जेनेटिक डैमेज रेफर्स टू डैमेज टू सेल एसोसिएट विद रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन से एसोसिएट जो सेल्स है उनको डैमेज करता है।
दिस डैमेज कैन सब्सिक्वेंटली कॉज जेनेटिक डैमेज फ्रॉम जीन्स म्यूटेशन, जीन को म्यूटेट कर देता है, रिजल्टिंग इन एबनॉर्मेलिटीज, जो एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, जो आगे की जो भावी पीढ़ियों में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, किसी का पैर नहीं होता है, किसी की एक आंख होती है, किसी की 4 आंख होती है, किसी के 3 पैर होते हैं, इस टाइप से हो जाते हैं, मतलब जीन में म्यूटेशन हो जाता है जिससे नॉर्मल बच्चों का जन्म नहीं होता है, म्यूटेट बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, और जेनेटिक डैमेज पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक। तो ये था रेडिएशन डैमेज के टाइप, सोमेटिक डैमेज और जेनेटिक डैमेज। अब देखते हैं रेडिएशन डोज, जो मैंने आपको बताया कि उसको कितना लॉस होगा, ये डिपेंड करेगा वो कितने ज्यादा रेडिएशन में था, तो उसी को बोलते हैं रेडिएशन डोज, कि उसको कितना डोज मिला रेडिएशन का, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डैमेज कॉज बाय रेडिएशन इज डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। यही मैंने आपको बताया कि वो जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी कितनी है और कितने टाइम तक रहा उसमें रेडिएशन में, इस पे डिपेंड करता है डैमेज कितना होगा, और इसी को हम बोलते हैं रेडिएशन डोज, कि उसको डोज कितना मिला रेडिएशन का। आगे देखिए रेडिएशन इफेक्ट एंड रेडिएशन डोसेज। अ ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज इज अ रैम। अब जो इसका मात्रक क्या होता है, रैम होता है, जो रेडिएशन डोज है इसका मात्रक रैम है, ऐसा बोला जाता है 1 रैम, 100 रैम, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा इस क्वांटिटी है कितनी कितनी है। तो जो हम रेडिएशन डोज है उसको किस में मापते हैं, रैम में मापते हैं, याद रखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, रेडिएशन डोज को किस में मापा जाता है, इसकी यूनिट क्या है, तो रैम है, ठीक। दूसरी चीज अब देखिए, इसमें कुछ डेटा दिया गया है यहाँ पे, लो डोजेस, लो डोजेस मतलब कि 1 रैम से कम, 1 रैम से कम अगर डोज है तो क्या होगा, 1 रैम से कम डोज है तो इतना ज्यादा कुछ कॉज नहीं करेगा, जो सेल है वो डैमेज होगी लेकिन वो रिपेयर कर जाएंगी, सेल रिपेयर द डैमेज रैपिडली, जो सेल है वो रिपेयर हो जाएगी। अगर 100 रैम तक है इसको बोलेंगे हम हायर डोज, हायर डोज है, इसमें क्या होगा, सेल माइट नॉट बी एबल टू रिपेयर, सेल शायद रिपेयर ना करें, और सेल में भी इधर चेंज परमानेंटली और डाया, या तो सेल म्यूटेट कर जाएंगे या फिर वो खत्म हो जाएंगे सेल जो भी है। सेल चेंज परमानेंटली में गो ऑन द प्रोड्यूस एबनॉर्मल सेल्स व्हेन दे डिवाइड एंड मे बिकम कैंसरस, ठीक है। तो जो सेल है उसमें चेंज हो जाएगा, चेंज होने के बाद म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन से क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है, अगर डोज 100 तक पहुंच गई। और अगर 100 से भी ऊपर हो गई डोज, 100 से भी डोज ऊपर चली गई, तब क्या होगा, जो सेल्स है वो मरना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है, ऑन द स्पॉट सेल्स डेड कर जाएंगी। देखिए एट इवन हायर डोज द सेल्स कैन नॉट बी रिप्लेस फास्ट इनफ एंड टिश्यू फेल टू फंक्शन, टिश्यू फंक्शन करना फेल कर जाएगी। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड रेडिएशन सिकनेस, रेडिएशन सिकनेस का कारण बनेगी जो हमने अभी ऊपर देखा। दिस इज कंडीशन दैट रिजल्ट आफ्टर हाई डोज इज गिवन टू द होल बॉडी, पूरे बॉडी को मिलता है, यानी कि 100 रैम से अगर ज्यादा मिले तो जो सेल है उसी टाइम मर जाएगी एकदम से, ठीक। 100 रैम से ज्यादा रेडिएशन कहां मिलेगा, जब कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा या फिर न्यूक्लियर दुर्घटना घटेगी, वहां पे होता है। तो न्यूक्लियर जो बम गिरे हैं वो अभी तक 2 बार गिरे हैं, कहां पे गिरे हैं, जापान में गिरा था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, ठीक है, एक नागासाकी में गिरा था और एक हिरोशिमा में गिरा था। इनके डेट आपको पता होना चाहिए, नागासाकी में कब गिरा था, 6 अगस्त 1945 को गिरा था, और हिरोशिमा में कब गिरा था, तो 9 अगस्त, 3 दिन बाद गिरा था यहाँ पे, 9 अगस्त 1945, ठीक है। आप सोच सकते हैं वहां पे लोगों के साथ क्या हुआ होगा। अभी भी नागासाकी और हिरोशिमा के आसपास के जो एरिया होते हैं जहां पे जेनेटिक डैमेज पहुंचा था, वहां के अभी भी बच्चे जो होते हैं उनके किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, इस टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इस लेवल तक का डैमेज पहुंचाता है रेडिएशन। और एक चीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं, जो नागासाकी पे बम गिरा था यूएस ने, उसका नाम क्या था, नागासाकी पे गिरा था लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय था इसका नाम, बम का लिटिल बॉय। और जो इस पे गिरा था हिरोशिमा पे, इसका नाम था फैट मैन, फैट मैन। ये बम का नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। और चेरनोबिल के बारे में आपको बता दिया, 1986 में हुआ था। चेरनोबिल एक शहर है यूक्रेन में, जो यूएसएसआर का पार्ट था उस टाइम पे, वहां पे हुआ था। चेरनोबिल के बारे में आप डॉक्यूमेंट्री जरूर पढ़ना, ठीक है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक। तो ये था न्यूक्लियर रेडिएशन। तो इसी के साथ सारे जितने भी पॉल्यूशन थे और पॉल्यूटेंट थे सब मैंने आपको इसमें बता दिया है, ठीक। वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें, और यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।